ना जाने किस तरीके से इन्होंने बमबारी की है। 1,80,000 पैलेट्स होती हैं एक प्रिज्म मिसाइल के अंदर, और ये नई मिसाइल है जो अमेरिका ने टेस्ट की लामर्द के अंदर। ना सिर्फ टेस्ट की, 4 मिसाइलों के साथ स्ट्राइक किया एक ऐसे गांव के अंदर जिसकी आबादी 30,000 कुल लोगों की है। तो आप सोचे 7,20,000 पैलेट्स, छर्रों की बारिश कराई गई एक ऐसे इलाके के ऊपर जहां पे से 30,000 लोग रहते हैं, और कहां पे? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सारे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। माँ बाप बच्चों के जो टुकड़े हैं उनको देख देख के उनसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बच्चा कौन है। एक बाप ने तो मुझे बताया कि उसने अपने बेटी की जो लाश है उसको अंगूठी से पहचाना। कुछ कब्रें ऐसी थी जिसके अंदर बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि वो हमले के बाद उनका कोई वजूद बाकी ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा हालात दुनिया के ये दिखाई देते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें नए हमले भी हुए हैं जो बहरीन और कुवैत के ऊपर हुए हैं, और फिर एक खबर मंजर आम पे आई कि आने वाले दिनों के अंदर मुज़ाकरात जो हैं ये हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन इसका मरकज़ जो है वो यूरोप वाला खित्ता होगा और उस मुआहिदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड का ही नाम दिया जाएगा। तो अभी उसके पीछे जो हलचल मचती हुई दिखाई दी, जिसमें मिसाइल फिर से निकलते हुए दिखाई दिए, जिसमें बमबारी ईरान के ऊपर होती हुई दिखाई दी, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फिर चहमगोइयाँ सी दिखाई दी, जिसमें बाबुल मंदब बंद होने का मंजरनामा हमें सुनने को मिला, और जिसमें खलीज फारिस के अंदर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी है, और जिसमें अरब ममालिक के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनते बिगड़ते और पसे पर्दा मामलात चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस पूरे मंजरनामे का अहाता करेंगे कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं, दुनिया को महंगाई मजीद कितना देखनी है, अबनाए हरमुज का मुस्तकबिल क्या होगा, बाबुल मंदब के हवाले से क्या तैयारियां जारी हैं, और ईरान अपने वाजबात की अदायगी के हवाले से किस हद तक पुरुमीद है, और पसे पर्दा चलने वाली जो सिफारतकारी है ये किस हद तक रायगा गई या किस हद तक मजबूत धारे में तब्दील हुई है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, सबसे पहले अगर मौजूदा हालात का अंदाज़ा लगाएं तो हमें फिर से हमले होते दिखाई दिए, जिसमें परसों भी हमले हुए, कल भी बहरीन और कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन जहां जहां पर हमले होते हैं उसके बाद खबर ये नहीं आती कि जंग मजीद बढ़ रही है, खबर ये आती है कि मुज़ाकरात के दिन मजीद करीब आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या दिखाई देती? यासर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, बात सारी है कि क्योंकि आगे पीछे जाहिर है जंग है, तो चीजें चल रही होती हैं, तो खबरें ये आ रही होती हैं कि आज डील हो जाएगी, अभी डील हो जाएगी, कल डील हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि डील जो है वो हो चुकी है, बस अनाउंस करना बाकी है। देखें, बात सारी ये है कि वेस्टर्न मीडिया में ये बात आगे लाना बहुत जरूरी है हम लोग के वक्त कि डील के करीब हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो रिस्क रखती हैं कि वो बहुत तेजी से गिरे और वो बहुत तेजी से जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है कि चीजें एंड में जानी डिप्लोमेसी की तरफ ही हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उसका जो टाइम फ्रेम है वो कोई डिटरमिन नहीं कर पा रहा, और कुछ नहीं पता होता कि कब चीजें पलट जाती हैं और वो वॉर, एस्केलेशन ऑफ वॉर की तरफ जो है वो वापस चली जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग के दौरान भी ये ऐसा नहीं है कि फुल स्केल एस्केलेशन की तरफ चीजें गई हैं, बल्कि वो डिप्लोमेसी की तरफ से गई हैं। लेकिन एक चीज है कि ये जाने वाली थी और ये नहीं गई उस तरफ, क्योंकि इन्होंने जो ट्रंप ने जो कहा लास्ट टाइम, वो आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा कि मैं दोबारा ईरान को, आई विल स्ट्राइक ईरान वेरी हार्ड, आई विल हिट ईरान वेरी हार्ड, और वही वाली रेटरिक जो उन्होंने पहले यूज की थी वो दोबारा उन्होंने यूज की, और एंड मौके पे आके उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब मैं सब कुछ कैंसिल कर रहा हूँ, स्ट्राइक्स कैंसिल कर रहा हूँ और मैं मुआहिदा कर रहा हूँ। सच बात यह है कि ट्रंप को भी पता था अच्छी तरीके से कि एक्सचेंज ऑफ डायलॉग जो है वो हो रहा है। कतरी मीडिएटर्स यहाँ पे आए हुए थे कल, ईरान आए हुए थे, कल गए ईरान से, और ही न्यू वेरी वेल कि ऐसा जो है वो है कि उसको आगे स्ट्राइक नहीं करनी, बट दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स दिखाने के लिए, मेगा सपोर्टर्स को दिखाने के लिए कि वो कुछ करने वाला है या कुछ कर सकता है, तो आई थिंक ट्रंप ने ये चीज दिखा दी। तो अगेन वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी कभी भी हो सकता है, और अमेरिका जो है वो हमें इसमें नहीं रहना चाहिए गुमान में कि अमेरिका कभी भी अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा विद गुड विल, एंड दे कैन डू एनीथिंग। एज यू कैन सी, पहले जो हमले हुए वो भी इसी बुनियाद पे हुए कि उन्होंने सीज फायर तोड़ी, अब दोबारा वो ऐसा कर सकते हैं। तो देयर इज नो डाउट कि एनीथिंग कैन हैपन, बट चांसेस यही इसी चीज के लग रहे हैं कि वो एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज कर चुके हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अच्छा जॉन, आप क्या समझते हैं कि ओनली मीडिएटर तो पाकिस्तान था,
लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या पाकिस्तान खुद मोहतात हुआ है इस मामले के ऊपर कि जब सीज़ फायर हुआ और उसके बाद फिर कई मौक़ों के ऊपर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई, लबनान के महाज को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, बेशुमार आवाज़ें उठना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान जो है उसने बाकायदा तौर पे ईरान के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि लबनान उसके अंदर शामिल है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को बावर करवाने की बारहा कोशिश की कि ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी गर्दाना जाएगा, आपको इसराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और बारहा मौक़ों के ऊपर हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल हैं वो ईरान गए, तेहरान में मुलाकातें हुई, लेकिन अब की बार जो कतरी मीडिएटर हैं वो भी बीच में आए हुए हैं और फिर बात ये हो रही है कि यूरोप के किसी मकाम के ऊपर जो है इस पूरे मामले को तय पाना है। अब जिस मुल्क और शहर का नाम आ रहा है उसके बारे में भी अभी कुछ इबहाम बाकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड का ही उसे नाम दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक मजबूत रही, किस हद तक एतमाद कायम रहा, और पाकिस्तान इस वक्त किस हद तक हिफ्ज़े मातकद्दुम साइड पे है या मीडिएशन के अंदर मौजूद है? देखिए, यहाँ से मेरा मानना ये है कि जब एक मुआहदा हो रहा होता है ना, दो दो फरीकैन के बीच में जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं, तो जितने लोग आ सके इस प्रोसेस के अंदर उतना ज्यादा अच्छा है। हम्म। पाकिस्तान का नाम अभी भी है मीडिएटर्स के तौर पे, जैसे कल बकाई साहब ने कहा रात को कि पाकिस्तान एंड ओमान आर मेकिंग, सॉरी, पाकिस्तान एंड कतर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। हम्म। तो इस बात की रिकग्निशन है ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान इज द ऑफिशियल मीडिएटर, एंड पहले भी ये बात कर चुका है ईरान, और कतर अगर इसके बीच में आ रहा है तो आई थिंक उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो डायरेक्टली कतर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स की अनफ्रीजिंग की बात जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम्म। एसिड जो है वो कतर के अंदर पड़े में, तो कतर को इस चीज के बीच में आना जरूरी है। और कतर जो वो कंट्रीज जो जिनके अंदर एसिड्स मौजूद हैं, आई थिंक उनका उनका सबका आना आप देखेंगे आगे जाके। एंड आई थिंक कि अगर पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें तो उस पोजीशन में कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कोई रोल जो है वो खराब रहा है या बुरा रहा है या किसी तरीके से बायस्ड रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जितना कर सकता है वो उतना पाकिस्तान ने किया। और हम्म। आपने आपने देखा कि इस्लामाबाद को बड़ा अच्छी तरीके से रिकग्नाइज किया एज द ऑफिशियल मीडिएटर हमेशा से ईरान ने। सो हम्म। आई डोंट थिंक कि लोकेशन का इससे ताल्लुक है कि अगले, अब मुझे लग रहा है कि वो लोकेशन चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने कहा कि जी वो फ्लाइट बहुत दूर है, पाकिस्तान बहुत दूर है, हमारे लिए आना। आई थिंक ट्रम्प का ये इस तरीके की बातें करना नॉर्मल है। एंड बट आई थिंक लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। अभी तो पता नहीं है कि कहाँ पे होंगे मुज़ाकरात, लेकिन पाकिस्तान का रोल तो ऑब्वियसली आपके सामने है कि ईरान ने उसको हमेशा से अप्रिशिएट किया। एंड आई थिंक इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि पाकिस्तान का ही वो मीडिएशन प्रोसेस है जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, जो हालिया हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, जिसमें कशम पे हुआ, बंदर अब्बास के अतराफ़ में हुआ, फिर कोहे मुबारका पे हुआ, और दीगर जो उससे मुल्क का इलाके हैं, सेरेक जासक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे होने वाले हमलों की नौइयत क्या थी, नुकसानात का अंदाज़ा क्या लगाया गया है, और इसके जवाब में जो ईरान ने हमले किए थे उनकी नौइयत क्या थी, और उसके नुकसानात की इतलात अभी तक क्या मिली? देखें, 7 मकामात पे ईरान को कल हिट किया गया, कल सुबह। और इसके अंदर जैसा कि आपने मेंशन किया, जस्ट, बंदर अब्बास, कैशम, सिरिक और मीनाब के पास कुछ इलाके हैं वहां पे। आसूलिया के अंदर क्या कहा जा रहा था एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसा नहीं, मैंने लोकल सोर्सेज से चेक किया, ऐसा नहीं हुआ था। शिराज के अंदर कहा जा रहा था कि अटैक्स हुए हैं और एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। मैंने मेयर असदी साहब जो है उनसे खुद पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अटैक, एयरपोर्ट पर अटैक वाली बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड लोकल सोर्सेज से भी पता किया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। करज के अंदर हाउएवर अटैक हुआ, और जो डैमेज है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज जो हुआ है वो सिरिक के अंदर 2 वाटर, बेमानी एक जो गांव है उसके अंदर 2 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। हम्म। उन 2 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को अमेरिका ने पिन पॉइंट प्रिसिशन, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि प्रिसिशन स्ट्राइक के थ्रू उसको हिट किया। उसके आसपास कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और नजर आ रहा था कि एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है। बहरहाल वहां पे हिट करने के बाद अब 20,000 लोगों के पास गांव में जो है वो पानी नहीं है। एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ा डैमेज था, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम ऑलरेडी ईरान के अंदर है और लिखा हुआ भी था उस टैंकर के ऊपर के पानी जो है वो एक, उसको असराफ ना करें, वो एक अजीम चीज है। आई थिंक ये डैमेज जो है वो सिग्निफिकेंट था। उसके अलावा 2 इंजरीज हुई, उसके अलावा कोई किसी डैमेज की जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। हम्म। और जो रिटेलिएशन हुई ईरान की तरफ से उसके अंदर 18 मकामात के ऊपर, उर्दन के अंदर मौफक अल सल्ती एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, जिसको अल अक्सर बेस भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ।
बहरेन के अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस और शेख ईसा बेस, इन दोनों बेसिस को टारगेट किया। और कुवैत के अंदर इन्होंने जो अली अल सालिम बेस है और आई थिंक अल उदैद जो बेस है उसके ऊपर हमला किया। एंड आई थिंक यहाँ पे जो सबसे सिग्निफिकेंट डैमेज रिस्पॉन्स में हुआ है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन पहले तो बहुत दूर है और जॉर्डन के अंदर जो नए पेट्रियट सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय हुए हुए हैं। एंड जॉर्डन के अंदर जो F-35 का हैंगर है, जो जहाजों का हैंगर है, हम्म। उसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। इजराइल इस अटैक के अंदर नहीं था, जो अभी यूएस के साथ उन्होंने स्कर्मिशेस की। तो यूएस की जितने इंटरेस्ट थे, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया था यूएस को अटैक करने में, उन कंट्रीज के जो है वो बेसिस के अंदर, यूएस के बेसिस के अंदर उन्होंने अटैक्स किए। एंड आई थिंक दैट ये जो हॉर्मोज को बंद करने का जो आइडिया था, देखिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट काम ईरान ने ये किया है पिछले हमलों में कि उन्होंने हॉर्मोज को बंद कर दिया। एंड आई थिंक ये हॉर्मोज को बंद करने वाली ही बात थी जिसकी वजह से ट्रंप एकदम से कहता है कि जी हम लोग अभी सीज फायर कर रहे हैं और डील जो है वो हमारी होने ही वाली है। सो आई लेकिन थिंक लेकिन हॉर्मोज उस आई पे थिंक जॉन एक मेन। सवाल उठता है कि लबनान के महाज के ऊपर ईरान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे ये रहा है कि जब तक लबनान में जंगबंदी नहीं होगी तब तक सीज़ फायर मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता या मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो सकते। तो लबनान का महाज तो अभी भी गर्म है। तो इस ज़िमन के अंदर पसे पर्दा सिफारतकारी में अमेरिका ने सहूलतकारों या सिफारतकारों के थ्रू ईरान तक क्या पैगाम पहुंचाया है लबनान के महाज के हवाले से? देखिए, ईरान को ये बोला गया, और ये मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मुझे दो तीन लोगों ने जो है ऐसा कहा है। ईरान को ये एश्योरेंस दी गई है कि इजराइल इसके अंदर खामोश रहेगा, चुप रहेगा और कुछ नहीं करेगा। बीच में लबनान का, सिर्फ लबनान ही नहीं है, यासिर मैं आपको बताऊं, गाजा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यमन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इराक भी इसके अंदर। जहां जहां एक्टिव फ्रंट खोलेगा इजराइल, वहां वहां ईरान अपनी डेडलाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा और कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम महाजों पे जंग बंद होना जरूरी है। हम्म। लेबनान पे इस वक्त इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि लेबनान के अंदर इस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो चल रहा है। गाजा के अंदर आपको पता है और फलस्तीन के अंदर आपको पता है कि ऑल्दो वहां पे वो कोशिश करते हैं बमबारी करने की और करते भी हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट सीज फायर विद हमास और कंसिस्टेंट सीज फायर विद रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्टिव है, और इस तरीके का हमला नहीं हो रहा कि वो ग्रैंड स्केल पे तबाही मचाए। हम्म। लेकिन बहरहाल ईरान की ये रिक्वायरमेंट है कि डिमांड, आगे जाने से पहले ये डिमांड है कि जितने भी महाज हैं उनके ऊपर कंप्लीटली जंग बंद होनी चाहिए। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी लबनान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ईरान ने, जबकि वो चाहता तो लबनान को साइड पे रख के कहता कि जी चले हम लोग दोनों डील कर देते हैं, लबनान का हम बाद में देखेंगे। हम्म। तो आई थिंक लबनान और दूसरी जगहों के बगैर ईरान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा विद द सीज फायर, सॉरी विद द अग्रीमेंट। और ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी है ईरान ने कि अगर अब दोबारा इंगेज करता है इजराइल बैरूत के साथ या दूसरे इलाकों के साथ जो कि अर्बन इलाके, जो कि पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनके साथ अगर एंगेज करता है तो ईरान जो है वो अटैक भी करेगा इसराइल के ऊपर। तो ना सिर्फ ये कि वो डील नहीं करेंगे, बल्कि ये कि वो अटैक भी कर सकते हैं अगर इसराइल एस्केलेट करे। हिजबुल्ला इस वक्त एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में खुद भी चाहती है कि जो इलाके हैं जो कब्जे में हैं उनसे छुड़वाया जाए सदर्न इलाकों की तरफ। हम्म। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि अगर सीज फायर हो तो पूरे लबनान के अंदर हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरूत के अंदर हो। एंड आई थिंक कि इजराइल इस चीज के साथ अग्री नहीं करता कि इसके ऊपर, लबनान के ऊपर किसी भी तरीके की सीज फायर होनी चाहिए। तो आई थिंक एक पोजीशन हमें नजर आएगी बनती हुई जहां पे ईरान अग्रीमेंट के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक लबनान का इशू रिजॉल्व ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक ऐसा इशू है जिसको, जो एक कांटे के तौर पे इस अग्रीमेंट के अंदर जो है वो मौजूद है, इसराइल जिसकी हम बात करते हैं, जिसको स्पॉइलर भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये सब कोऑर्डिनेटेड होता है और आगे जाके ट्रम्प जो है वो उसको कंट्रोल, या यूएस जो है उसको कंट्रोल कर ही लेगा इसराइल को किसी तरीके से। अच्छा, मैं सवाल अगर ईरान की मुश्किलात और ईरान की रिहैब के हवाले से करूं, मुश्किलात किस हद तक बड़ी हैं मुआशी एतबार से, और दूसरा ये कि जितना नुकसान हुआ इस जंग के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ या बड़े पैमाने के ऊपर तबाही का हुआ, उसको किस हद तक कवर कर लिया गया है। मैं आपसे इत्तलात नहीं पूछूंगा कि आपको इत्तलात क्या है, आप तेहरान के अंदर मौजूद होते हैं, तो तेहरान में आपने आंखों क्या देखा है, और फिर आपने गुज़श्ता दिनों शहराज का सफ़र किया है, वहाँ पर भी बहुत बमबारी हुई, तो रास्ते में जो इलाके थे वो और बिलखुसूस शहराज, वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए यहाँ पे जो हमलों में डैमेजेस हुए हैं, सबसे बड़ा लॉस तो जाहिर है मेरे ख्याल में लॉस ऑफ लाइफ है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ है, और इन्फ्लेशन भी इस वक्त ईरान में 52% इन्फ्लेशन है, महंगाई यहाँ पे हो रही है, नो डाउट, कोई कोई इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और बात सारी ये है कि जो धमाके हुए हैं वो अगर आप देखें तो ईरान, तेहरान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो हिट्स हुए थे इन टर्म्स ऑफ द टोटल स्ट्राइक्स।
और इतलात मैं वैसे तो नहीं, वो 1,25,000 बिल्डिंगें और ये सब नहीं बताऊंगा आपको। जो मैंने आंखों देखी चीजें देखी वो ये देखी कि वाकई में मैं अगर आपको बिल्कुल, अगर आप अभी मेरे पास आ जाए ईरान तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप अगर तेहरान घूमेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं पे अटैक हुआ हुआ है या कहीं पे डैमेज हुआ हुआ है। बहुत मुश्किल होगा वो जगह पैदा करना जहां पे आपको अभी भी कंप्लीट डैमेज या डैमेज किसी तरीके का नजर आए। उसकी हम्म, वजह ये है कि जो कंप्लीटली डैमेज बिल्डिंग्स थी उनको इन्होंने साफ कर दिया है, बुलडोज कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि पूरे पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको मैंने देखा कि पूरे पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यूएस और इसराइल ने, उसके अंदर जितने भी खानदान रह रहे थे वो शहीद हो गए। और वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो उन्होंने रिसालत के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी, उन्होंने हिट की है। और आई थिंक आगे अगर चले जाएं तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं यासिर के मैं हैरान हो गया सुन के कि किस तरीके से, ना जाने किस तरीके से इन्होंने बमबारी की है। क्योंकि लमर्द के अंदर और मीनाब के अंदर, जब मैंने मीनाब में दूसरी दफा गया, मीनाब से मैं वीडियो नहीं बना पाया, दूसरी दफा भी गया मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो बनाने की। क्योंकि वहां की हालत ऐसी है। और माँ बाप से अगर आप बात करें तो माँ बाप बच्चों के जो टुकड़े हैं उनको उनको देख देख के उनसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बच्चा कौन है। एक बाप ने तो मुझे बताया कि उसने अपने बेटी की जो लाश है उसको अंगूठी से पहचाना। तो आप सोचिए जुल्म कितना हुआ है कि वहां पे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे। कुछ कब्रें ऐसी थी जिसके अंदर बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि वो हमले के बाद उनका कोई वजूद बाकी ही नहीं रहा। यकीन करें, बहुत बहुत मुझे बहुत देख के, हमले देख के, एक मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट चलाएंगे, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता ये कितनी मतलब कितनी बुरी सिचुएशन थी। लेकिन लामर्द के अंदर इन्होंने, अमेरिका ने लामर्द के अंदर ऐसी मिसाइल टेस्ट की। और मैं पहला फॉरेन जर्नलिस्ट था जिसने लामर्द को कवर किया है, जो जिसको लामर्द में एक्सेस मिला। 1,80,000 पैलेट्स होती हैं एक प्रिज्म मिसाइल के अंदर। और ये नई मिसाइल है जो अमेरिका ने टेस्ट की लामर्द के अंदर। ना सिर्फ टेस्ट की, 4 मिसाइलों के साथ स्ट्राइक किया एक ऐसे गांव के अंदर जिसकी आबादी 30,000 कुल लोगों की है। तो आप सोचिए 7,20,000 पैलेट्स, छर्रों की बारिश कराई गई एक ऐसे इलाके के ऊपर जहां पे से 30,000 लोग रहते हैं। और कहां पे? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सारे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। मैं खुद देख के आया हूं वो बिल्डिंगें, दीवारों के अंदर सुराख हुए हैं, घरों घरों के ऊपर छर्रों की बारिश अभी तक, क्योंकि जाहिर है काफी लोगों ने तो रेनोवेशंस कर दी हैं, लेकिन अभी तक काफी ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं आए हैं। और ऐसा हमला हुआ है कि एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पे बच्चियां वॉलीबॉल खेल रही थी उनके ऊपर जो है एक मिसाइल गिरी, 2 मिसाइलें गिरी। एक स्कूल था और रेजिडेंशियल एरिया 2 थे, उनके ऊपर मिसाइलें गिरी। और एल्यूमिनियम फैक्ट्री के ऊपर जो है वो मिसाइलें गिरी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया इस मिसाइल का प्रोडक्शन बजट लॉकहीड मार्टिन के साथ। मतलब हैरत की बात है कि एक मुल्क के ऊपर आपने टेस्टिंग, मतलब मैं कहूं, अभी भी मैं यही कहूंगा कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है जो गाजा के साथ हुआ, जो फलस्तीन के साथ हुआ। कुछ भी नहीं है वो जो दूसरे जगहों पे हमने देखा होता हुआ। लेकिन बहरहाल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जो मैंने डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखी है, बहुत बहुत मतलब मैं कहता हूँ ये जुल्म है जो हुआ है यहाँ पे। और दुनिया को आई थिंक तमाम जगहों पे जो भी जितनी भी चीजें हुई और आज भी जितनी चीजें हो रही हैं उसके ऊपर आई थिंक खामोश नहीं बैठना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट हम ये न्यूट्रलिटी वाली जर्नलिस्ट जो है वो नहीं रख सकते। आई थिंक ट्रूथ बेस्ड जर्नलिस्ट करनी चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। जॉन, ये तो वो हैं जिन्हें अल्फाज का लिबादा पहनाया ही नहीं जा सकता, वो मनाजिर हैं। लेकिन इसके जवाब के अंदर कैपेसिटी ईरान की लड़ने की किस हद तक कमज़ोर हुई, किस हद तक स्टेबल है, या किस हद तक मजबूत हुई? बकौल डोनाल्ड ट्रंप चंद मिज़ल इनके पास रह गए हैं, और उसके बाद जब ये बयान आया उसके बाद हमला किया गया था इसराइल के ऊपर। और उसके 3 दिन बाद तक भी हमले जो हैं वो वापसी जवाबी हमलों की सूरत में जारी व सारी हैं। तो स्टॉक पाइल्स के अंदर इतने अरसे में किस हद तक इजाफा हुआ है, किस नौइयत का इजाफा हुआ है, और किस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स असेस करता है कि 70% स्टॉक पाइल्स ईरान के पास मौजूद है, मिसाइल्स के और ड्रोन्स के। और मेरा ख्याल ये है कि 70% नहीं, काफी ज्यादा है। पहले भी हम बताते रहते थे यासिर, आपको तो पता ही है, हम बोलते रहते थे कि स्टॉक पाइल है, कोई यकीन नहीं करता था। फिर जब ईरान ने अपनी 79th वेव और 80th वेव, जब वो मिसाइलों का स्टॉक बढ़ा और अटैक्स की शिद्दत में इंक्रीज हुआ, तब लोगों ने यकीन करना शुरू किया कि अच्छा जी ठीक है। तो अभी भी मेरी असेसमेंट यही है कि इनफैक्ट आई थिंक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल बढ़ चुका है। और आरागची साहब ने ये बात कही थी कि 120% कैपेसिटी आ गई है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज थी जो कि जंग के दौरान बंद हो गई थी, या जंग के दौरान बंद की हुई थी ईरान ने, या उनके एंट्रेंसेस जो हैं जिनके टनल्स के ऊपर हिट किया था वो इनएक्सेसिबल हो गई थी, वो एक्टिव
एक्टिव स्टॉक पाइल के अंदर कंसिडर नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनको भी इंक्लूड करके एक्टिव स्टॉक पाइल में डाल दिया गया है। तो आई थिंक के दिस इज द मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि ना सिर्फ इनकी स्टॉक पाइल इंक्रीज हुई है, बल्कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीज हुई है। क्योंकि जाहिर है हमने नई नई खैबर शिकन और खुर्रमशहर का नया वेरिएशन हमने देखा, सजील का नया वेरिएशन हमने देखा, और आगे भी चीजें आई थिंक ईरान की नजर आएंगी, बोर्ड्स भी हमें नई नजर आई। तो आई थिंक स्टॉक पाइल का कोई इशू नहीं है, बेसिस का भी कोई ऑपरेशनलाइज होने का कोई इशू नहीं है। 90% बेसिस वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। सवाल सारा ये है कि क्या सामने वाले के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगला अटैक जो है उसको कर सके, या ईरान की तरफ से अटैक को डिफेंड कर सके। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब अगर आप लंदन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें, यूके के रॉयल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, किसी की भी रिपोर्ट देख लें आप, तो आपको नजर आ रहा है कि यूएस के पास मेजोरिटी ऑफ द इंटरसेप्टर जो थे वो उन्होंने यूज कर लिए हैं। 5 उनके टोटल थ्रेड के सिस्टम्स थे इस पूरे रीजन के अंदर, जो जिनमें से एक उन्होंने ताइवान से मंगवाया हुआ था, जिनमें से 4 को ईरान ने जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय किया बड़े शदीद तरीके से, कि वो इंटरसेप्ट इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा। पेट्रियट सिस्टम्स के जो इंटरसेप्टर हैं यूएस ने अपने मैक्सिमम यूज कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है, जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है वो आपके सामने है। यूएस का अपना जो है वो कितना गिर चुका है। लॉकहीड मार्टिन के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है कि वो किसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएं अगले साल तक के लिए। तो यूएस के लिए आई डोंट थिंक, इसीलिए मैं समझता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ समझता हूं कि यूएस के कभी भी नहीं चाहेगा यहाँ पे बड़ी जंग दोबारा स्टार्ट करना, क्योंकि क्लियरली पहले उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छुड़वा पाए वो। अब वो ऐसा कहीं ना हो कि वो बाबल मंदब को भी ईरान जो है वो ले ले और ईरान हूथियों के जरिए कब्जा करवा ले। और आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा कोई ग्रैंड स्केल अटैक करने की पोजीशन में है, क्योंकि ईरान क्लियरली, यासिर भाई, ईरान ने बुत तोड़े हैं बहुत बड़े बड़े। ईरान ने पहले, आज तो हमें बड़ा आसान लगता है ना कि हम बात कर रहे हैं कि ईरान ने 4 मिसाइलें दाग दी, 5 मिसाइलें दाग दी, 18 मिसाइलें दाग दी। 5 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि यासिर, अमेरिका के ऊपर, किसी अमेरिका की बेस के ऊपर किसी ने मिसाइलें दागी हैं, तो क्या आप यकीन कर पाते? आप यकीन नहीं कर पाते। सिचुएशन ईरान ने इस तरीके से पलटी है कि आज वो दुनिया हैरानी से देखती है कि जो अमेरिका, जिसकी माइट और सुपर पावर इतनी थी कि उसके ऊपर, उसके कहने पे मुल्क कांप जाते थे, वो लोग देख रहे हैं कि आज वो इस पोजीशन में है कि वो मिसाइलें भी खा रहा है, वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वो हिजबुल्लाह से भी वेरी गुड टॉक्स कर रहे हैं। वो जहां ईरान ने उनको टेररिस्ट कहा हुआ था, आईआरजीसी को, उनको उनके साथ जो है वो मुआहदे भी कर रहे हैं। तो आई थिंक के पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दी, ईरान ने गेम बिल्कुल पलट दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरीके से कहता है, इट इज बिकमिंग अनदर सुपर पावर, चौथी मेजर सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है ईरान। एंड आई डोंट डिसएग्री विद इट। बहुत आई थिंक बहुत एटलीस्ट रीजनल लेवल पे तो ऑलरेडी ईरान पावर बन चुका है, और बहुत ज्यादा नुकसान, जो फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर है, उसका स्टार्ट, उसका आगाज ईरान ने ही किया है। एंड आई थिंक ये हैरान हैरान कुन बातें, हम इसको रियलाइज नहीं करते। अच्छा जॉन, एक चीज़ बताइए कि इस जंग के बाद अरब ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे, बिलखुसूस यूएई, कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ? सर आपकी आवाज कट गई। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस जंग के खात्मे के बाद और मुज़ाकरात की सूरत में अरब ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे, बिलखुसूस यूएई, कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ? देखिए, मेरा मानना ये है कि सऊदी अरब के साथ और कुवैत और कतर के साथ, सॉरी, सऊदी अरब और कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। यूएई, बहरीन और कुवैत, ये 3 वो जगह हैं, और उर्दन तो जाहिर है वो पहले से ही खराब थे। ये 3 वो जगह हैं जिनके साथ ताल्लुकात मुझे नहीं लगता कभी भी उस तरीके से रिपेयर हो पाएंगे। और स्पेशली आई थिंक आगे जाके आप देखेंगे कि जब भी कोई अटैक में शिरकत, आप देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यूएई के ऊपर आपने देखा है कि 2 दिन से हमला नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि यूएई ने ईरान को पैगाम पहुंचा दिया था कि भाई हम आपके साथ नहीं करेंगे अब दोबारा, मतलब यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ईरान ने नहीं हिट किया यूएई को। एंड कुछ रिपोर्ट्स तो जाहिर है ये भी कह रही थी इजरायली मीडिया की तरफ से कि यूएई ने फॉर एग्जांपल $3 अरब दिए या क्या दिए, जिसको मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं। लेकिन बहरहाल यूएई ने और दूसरे मुल्कों ने एटलीस्ट अब रियलाइज करना शुरू किया। कतर भी अब इस पोजीशन में है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा यूएस को, सऊदी अरब भी सपोर्ट नहीं कर रहा यूएस को। तो आई थिंक चीजें आप चेंज होती हुई देखेंगे। एंड बहरीन और कुवैत इस पोजीशन में नहीं है कि वो, या यूएई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो परमानेंटली ईरान के साथ हालात खराब करके चले। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको अभी अगला मुआहिदा अगर होता है, आगे बढ़ता है इंशाल्लाह, तो आपको नजर आ जाएगा उसके अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा विद ओमान। और आगे जाके किसी भी मुल्क को अगर सही तरीके से अपनी तिजारत करनी है इलाके के अंदर, तो उसको ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने पड़ेंगे।
और ये मजबूरी बन जाएगी आई थिंक यूएई की और दूसरे ममालिक की कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। अच्छा, ये बताइए कि जो कतर के मीडिएटर हैं, अब ये चीज़ें खुल के तो सामने नहीं आई होंगी, अभी तो रफ्ता रफ्ता इसकी परतें खुलेंगी कि क्या बातचीत हुई क्या नहीं। आ, उन्होंने क्या ये एश्योरिटी दी या इस तरह की कोई सिग्नलिंग हुई है जिसकी चहमगोइयाँ इस वक्त तेहरान में सुनाई दे रही हों कि कुछ अरसे तक वो जो फ्रीज एसेट्स हैं वो लिक्विड की सूरत के अंदर ईरान को मिलेंगे, या फिर पुराने तरीक़ा कार के तहत अशियाए ख़ुरनोश की ख़रीदारी या अद्वियात की ख़रीदारी की सूरत में ईरान को मुहैया किए जाएंगे? और दूसरी बात ये कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस हद तक ईरान में पड़ेगा, जैसे बकौल आपके कि इस वक्त ईरान में महंगाई 50% से ज़ायद हो चुकी है, तो पुराने हालात पे वापस जाने में कितना अरसा लगेगा? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म बन चुका है, और ये अभी नहीं, पहले ही इनिशियल एग्रीमेंट इसके ऊपर हो गया था कतर के साथ, जब कालीबाफ साहब, डॉक्टर कालीबाफ, डॉक्टर हिम्मती और डॉक्टर अराची, ये तीनों गए थे कतर। आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले गए थे। तो एक मैकेनिज्म के ऊपर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस तरीके से एसेट्स यूज होंगे, जैसा कि आपने फरमाया, कि नजर ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं हुए हैं पैसे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो खरीदाए नोश के लिए और दूसरी चीजों के लिए वो इस्तेमाल हो जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो डेडलॉक भी रिजॉल्व हुआ है। वो डेडलॉक ये था कि क्या एश्योरेंस होगी कि ये पैसे ईरान के पास सेफ रहेंगे, और ऐसा ना हो कि मुआहदे के बाद ये पैसा दोबारा जो है वो होल्ड कर ले या सीज कर ले यूनाइटेड स्टेट्स किसी तरीके से। तो आई थिंक उस मैकेनिज्म के अंदर ये चीज अब इस बात तक रीच हो गई है कि एक मैकेनिज्म बन गया है जहां पे ईरान को एश्योरेंसेज हैं, या जहां पे ईरान को गारंटीज हैं कि ये पैसा ईरान के हाथ में ही रहेगा, या ये पैसा दोबारा सीज नहीं होगा। वो क्या मैकेनिज्म है, आई डोंट नो। इस दफा कतरी मीडिएटर्स किस चीज को फाइनलाइज कर गए हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। जो मुझे एक सोर्स ने बताया, वो ये बताया कि जवाब जो है वो ईरान ने दिया था यूएस को। एंड अभी जो मामला चल रहा है वो इस तरफ है कि ईरान को ही फाइनल अप्रूवल इस वक्त वो करना है, कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको फाइनली गो अहेड देना है विद एनी एमओयू दैट हैपेंस। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। कोई, अब आपने ट्रंप का जो ट्वीट देखा, उसके अंदर ट्रंप साहब ने मसला क्या किया? ट्रंप साहब ने मसला ये किया कि उसमें उन्होंने लिख दिया कि नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन प्लेस। मतलब आप दोबारा से अगर यही करेंगे, अगर आप बोलेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत हो चुकी है और फाइनलाइज जब तक नहीं होता मैं नेवल ब्लॉकेड इन प्लेस रखूंगा, तो आई डोंट थिंक ये रेटरिक जो है वो बोलने से ईरानी बोलेंगे जी ठीक है ठीक है जी, हम अग्री कर रहे हैं। अगर आप कह देते कि हम नेवल ब्लॉकेड हटा रहे हैं, और अगर आप कह देते कि मैं अब डील कर रहा हूँ नेवल ब्लॉकेड हम हटा रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता, जैसा रिस्पॉन्स आपने देखा उससे। ठीक, यानी मेरा मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि चले, मुज़ाकरात के हवाले से तो हतमी तारीख जो है उसका सामने आना अभी बाकी है, लेकिन हम ये सुनने को देख रहे थे और हमें ये मंजरनामा दिखाई दे रहा था कि आशूरा के मकाम के ऊपर या उस दिन पे सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का नमाज जनाजा हो सकता है, लेकिन फिर ख़बरें आईं कि उसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार कर दिया गया है इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। अभी उसके हवाले से इत्तलात क्या हैं और इस ज़िमन के अंदर इंतज़ामात क्या होंगे और उससे पूरी दुनिया को पैगाम क्या दिया जाएगा, और उससे यकजहती का मंजरनामा ईरान में किस हद तक तब्दील होगा? देखें, हमेशा से जो डेट थी वो पहले से तासुआ आशुरा के टाइम, मतलब जो फर्स्ट वीक ऑफ मुहर्रम है उसके अंदर सेट थी। ये बात जाहिर है डिक्लेयर नहीं की थी ऑफिशियली मीडिया ने, ना ही किसी को इजाजत थी कि इस बात को आप, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो ये बात इतनी आसानी से कोई बताता नहीं है। लेकिन जो अरेंजमेंट थे वो इसी फर्स्ट वीक ऑफ मुहर्रम के लिए किए गए थे। क्या अरेंजमेंट्स थे? 3 दिन तेहरान के अंदर प्रोसेशन सेरेमनी होगी, उसके बाद कुम के अंदर, और फाइनली मशहद के अंदर आपको तदफीन जो है वो नजर आती, और इराक के अंदर भी साथ साथ प्रोसेशंस जो है वो वहां पे अपनी सेरेमनीज इराकी जो है वो करते। अब सूरत हाल चेंज हो गई है 10 मुहर्रम के बाद। 10 मुहर्रम के बाद का प्लान जो है वो बन गया है, और आई थिंक इसीलिए, क्योंकि कोई सिचुएशन जंग के हवाले से जो है वो सर्टेनिटी के साथ नहीं एग्जिस्ट करती, और इसीलिए हम आगे नहीं कह सकते कि ये भी चीज मुमकिन होगी कि 10 मुहर्रम के बाद ही हो। बहरहाल जो प्रेपरेशन है वो 10 मुहर्रम के बाद के ही किए गए हैं। जो सेकंड जो दाएं हैं मुहर्रम की, मतलब 1 to 10 पहली दा होती है और फिर 10 to 20 दूसरी होती है। तो दूसरी के अंदर आपको ये जितनी भी प्रोसेशन है वो होती हुई नजर आएंगी।
इससे रिप्रेजेंट क्या किया जा रहा है? देखें, अभी तक जो मेरी मालूमात के मुताबिक ये अमन अमानती तौर पे तदफीन जो है वो हो चुकी थी, और अब जो है वो दोबारा उसको किया जाएगा। और जाहिर है एक एक एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ लोग इसके अंदर शरीक होंगे, और बाहर मुल्क से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इराक से, अफगानिस्तान से, दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ पे शिरकत करने आएंगे। उनके लिए डिस्कस ये किया हुआ है प्लान कि चार्टर फ्लाइट्स आई थिंक रन होंगी, वीजा ऑन अराइवल वीजा एक्सेस जो है वो मिलेगा। और अगर किसी को आना है यहाँ पे तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी उनके पासपोर्ट की होनी जरूरी है। एंड आई थिंक आपको जल्द अनाउंसमेंट्स फॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से लोग आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीजे अभी भी खुले हुए हैं बाय द वे, तो वीजा लगवा सकते हैं जिसको लगवाना है। बट 10th मुहर्रम के बाद देखते हैं हो या नहीं हो, क्योंकि जंग का किस तरफ ऊंट बैठता है वो भी डिसाइड करना बाकी है। मेरा सवाल ये कि इसका इम्पैक्ट अंदरूनी तौर पे ईरान पे क्या पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा, यूनिटी के हवाले से क्या पैगाम होगा? देखिए, यूनिटी के हवाले से तो बहुत बड़ी, आई थिंक बहुत बड़ी चीज होगी कि अभी भी ईरानी जो अगर आप यूनिटी के हिसाब से देखें जो चीजें सिग्नल करती हैं, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शमूलियत कर ली है गवर्नमेंट के साथ जानम फिदा ईरान कैंपेन में, मतलब वो जंग के लिए रेडी हैं। और आई थिंक कि जो रोज के यहाँ पे तजम्मो होते हैं, जो यहाँ पे लोग बाहर आते हैं रोज रात को, वो भी रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को। लेकिन आयतुल्ला खामनाई का फ्यूनरल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये यूनिटी को और ज्यादा पुख्ता तौर पे दिखाएगा, क्योंकि एक साथ एक वक्त पे जमा होना तमाम शहरों के अंदर एक ग्रैंड स्केल के ऊपर, ये अलग यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। आयतुल्ला खुमैनी का फ्यूनरल अगर आपको याद हो यासिर, ये सबसे बड़ा आई थिंक हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसेशन था, वन ऑफ द बिगेस्ट जगह थी जहाँ पे गैदरिंग्स थी, यहाँ पे आयतुल्ला खुमैनी का फ्यूनरल हुआ था। एंड आई थिंक सेम एक्सपेक्टेशन है आयतुल्ला खामनाई के लिए भी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ज्यादा है, क्योंकि सही। आयतुल्ला खामनाई जो है वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान दी है बाकायदा। और आई थिंक कि तो इस इसके अंदर बार आपको बड़ा नजर आएगा इज्तिमा कि जो एक है वो बहुत स्ट्रांग मैसेज करोड़ों यूएस को। लोगों का होने का इम्कान है, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसका पैगाम जो है वो एक मस्बत तरीके से और ईरान की नई ताकत के इस तारे के तौर पे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।